हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए क्लास में। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास चैप्टर 1 हम लोग यानी यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के मैंने पीछे दो तीन टॉपिक्स हो चुके हैं। आज हमारा पार्ट 4 हमें पढ़ना है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन युग पढ़ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मिशन ही है टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को अच्छे से क्लियर कराना, ताकि बच्चे कहीं भी फंसे ना। क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि बच्चों को कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक्स भी देखने को मिलते हैं और कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो बच्चों को लगता है कि आज तक मैंने ये सब पढ़ा ही नहीं है। तो टेंशन ना ले, घबराए ना आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर वाइज एकदम अच्छे से, एकदम हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं एकदम अच्छे से। इसके लिए आपको घबराना नहीं है और हमारे साथ बना रहना है। तो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे मास्टरमाइंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग पीछे नेपोलियन युग पढ़ चुके हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नेपोलियन युग जब हम पढ़ा रहे थे बच्चों, तो नेपोलियन युग जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स छूट गई थी। टॉपिक्स तो नहीं छूटी थी, वहां क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाना बाकी रह गया था। आज पहले उन्हें हम क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से आज हमें करवाना है, क्योंकि ये हमने आप लोगों को ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। यहाँ से मैंने आप लोगों को यहाँ तक पूरी की पूरी कहानी, यहाँ से यहाँ तक की पूरी बातें समझा दी है और आप लोग पढ़ भी चुके हैं इस बात को, है ना। और आगे हम बढ़ते हैं कि आगे हमारा क्या है कि क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्या है क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन की पहली पत्नी कौन थी। तो नेपोलियन की पहली पत्नी की बात करें यदि हम, तो मैं आपको बता दूं, हाँ, तो ये नेपोलियन की पहली पत्नी थी। यह है नेपोलियन की पहली पत्नी क्या है, जोसेफिन डी व्यूहरनेस। कौन थी? तो जोसेफिन, सीधे हम कह सकते हैं इसे, यही थी कौन? तो नेपोलियन की पहली पत्नी जोसेफिन, है ना। उनका विवाह उनके साथ कब? 9 मार्च 1976 ईस्वी को हुआ था। और जोसेफिन का कोई संतान नहीं था। जोसेफिन का कोई संतान नहीं था, उन्हें नेपोलियन को जोसेफिन से कोई संतान नहीं हुई और इसी कारण जोसेफिन क्या हुई, तो जोसेफिन ने दूसरी शादी कर ली। और जोसेफिन कहा गया, नेपोलियन ने दूसरी शादी कर ली। और नेपोलियन ने दूसरी बार शादी किससे की? तो मैरी लुइस से की। नेपोलियन ने दूसरी बार शादी मैरी लुइस से की और मैरी लुइस से उन्हें एक संतान मिला, एक संतान की प्राप्ति हुई जिसे नेपोलियन द्वितीय कहा गया। ठीक है, कहा जाए तो नेपोलियन ने उनसे शादी कब की? तो 1810 ईस्वी में शादी की। यही आप लोगों को बता दें कि 1804 ईस्वी में उन्होंने खुद को क्या किया था? तो फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था, है कि नहीं। फ्रांस का सम्राट उन्होंने खुद को घोषित कर दिया था। कहेंगे किसने? तो हम कहेंगे सर नेपोलियन ने। किसने घोषित कर दिया था? तो नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, तो यही हमारी क्वेश्चन थी। हमारी क्वेश्चन क्या थी कि नेपोलियन की पहली पत्नी कौन थी। तो अब यहां से आप सीधे सीधे आप जवाब दे सकते हैं, है ना। और आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते चले, कमेंट बॉक्स में आप जवाब देना न भूलेंगे, है ना। जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता रहेगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो नेपोलियन की पहली पत्नी कौन थी? जोसेफिन थी, है ना। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन, नेपोलियन की दूसरी पत्नी कौन थी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि नेपोलियन की दूसरी पत्नी कौन थी। क्या आपने पीछे पढ़ा? क्या मेरी एंटोनेट थी? नहीं, मेरी एंटोनेट किसकी पत्नी थी? तो फ्रांस के सम्राट लुई
हम कहेंगे तो मेरी अंतोइनेट किसकी थी? तो फ्रांस के फ्रांस के पूर्व सम्राट या राजा, फ्रांस के पूर्व सम्राट लुई 16वां की पत्नी थी। है कि नहीं? मेरी एंटोइनेट किसकी पत्नी थी? फ्रांस के पूर्व सम्राट लुई 16वां की पत्नी थी। और इन्हीं के बारे में मैंने बताया था कि ये बेहद खर्चीली थी, है ना? ये बेहद खर्चीली थी और विलासतापूर्ण में, हमेशा विलासता में ही लगी रहती थी। बात करें कि मेरी वालेस का ये तो थी नहीं। जोसेफिन की बात करें तो ये उनकी कौन सी पत्नी थी? कौन से नंबर की? तो पहली पत्नी थी नेपोलियन की, है ना? यानी हमारा आंसर कौन होता है? तो हमारा आंसर आ रहा है मेरी लुइस। यानी नेपोलियन की दूसरी पत्नी कौन थी? मेरी लुइस थी। याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सर, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन, नेपोलियन का जन्म किस द्वीप पर हुआ था? नेपोलियन का जन्म किस द्वीप पर हुआ था? तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि नेपोलियन का जन्म कौन से द्वीप पर हुआ था? कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। ठीक है, याद रहेगी आप लोगों को। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? कोर्सिका होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा द्वीप दक्षिणी अटलांटिक क्या है? तो दक्षिणी अटलांटिक में स्थित है। यही कोर्सिका जो दक्षिणी अटलांटिक में स्थित है। याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रायद्वीपीय युद्ध में नेपोलियन की सेनाओं को किस तरह की रणनीति का सामना करना पड़ा? तो नेपोलियन को हराने के लिए गुरिल्ला युद्ध का उपयोग किया गया। जिन गुरिल्ला युद्ध के बारे में मैं आपको बता दूं तो बड़े बड़े कहा जाता है कि महाभारत की जब युद्ध हुई थी तो महाभारत युद्ध में भी इस गुरिल्ला युद्ध का उपयोग किया गया था। हमारे शिवाजी के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो शिवाजी ने भी इस गुरिल्ला युद्ध का उपयोग किया था और उन्हें भी इस युद्ध नीति की जानकारी थी, है ना? तो मैं बता दूं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो गुरिल्ला युद्ध हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, आगे हम बढ़े तो हमारी अगली क्वेश्चन है, इटली तथा इटली तथा जर्मनी किस महाद्वीप में है? सर, इटली तथा जर्मनी किस महाद्वीप में है? तो इटली तथा जर्मनी सर हम बता दें, एशिया में तो हो ही नहीं सकता, है ना? अमेरिका में तो हो ही नहीं सकता, अफ्रीका में हो ही नहीं। सर कौन से द्वीप में है? तो यूरोप, क्योंकि हम लोग यूरोप के सर, सामान्य सी बात है कि हम यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर क्या है? तो हमारा चैप्टर ये सर, है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद हमारा चैप्टर ही है। और इसी कारण हम सीधे यही से सर एक क्लू हमें मिल गया कि सर यूरोप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी यूरोप ही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे हम बढ़े। तो अगला हमारा क्वेश्चन है सर, तो बउआ मेरे अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेपोलियन को कब ब्रिगेडियर जनरल बनाया गया? ध्यान से सुन लीजिएगा। तो कब? तो सर 1789 ईस्वी में क्या हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी सर? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी। ये बात हम सभी जानते हैं, है कि नहीं? और अगला है हमारा सर 1801 ईस्वी में, 1801 ईस्वी हो ही नहीं सकता। 1788 ईस्वी हो ही नहीं सकता। सर नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल, क्योंकि एक सेना के प्रमुख थे, है ना सर? ये सेना में थे और ये फ्रांस के सेना में थे। जब फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी तब ये फ्रांस के सेना में थे और 1793 ईस्वी में सर इन्हें क्या बना दिया गया? तो ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया, है कि नहीं? हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इन बातों को, है ना? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा सर? हमारा करेक्ट आंसर होगी 1793 ईस्वी। ओके, आगे बढ़े हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगली हमारी क्वेश्चन है सर, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? नेपोलियन की मृत्यु कब हुई?
तो क्या सर 1793 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो सकती है? बिल्कुल गलती, क्योंकि 1793 में तो उसे क्या, अभी अभी तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि क्या 1793 ईस्वी में उन्हें क्या बना दिया गया, ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया, है कि नहीं सर, ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। तो हो ही नहीं सकता। 1815 ईस्वी में क्या है, 1815 ईस्वी में तो बस उसे बंदी बनाया गया है ना, हेलेना नामक टापू पर उन्हें बंदी बना के रखा गया था, है कि नहीं। तो हेलेना नामक टापू पर उन्हें बंदी बना के रखा गया, लेकिन उस समय इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उसी समय क्या हुई थी, यहाँ 1815 ईस्वी की यदि मैं बात करूं तो 1815 ईस्वी में सर क्या हुई थी, तो वियना समझौता हुई थी। क्या हुई थी, वियना समझौता हुई थी, है कि नहीं। और वियना समझौता हुई थी, आगे हम वियना समझौता के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जिसे वियना कांग्रेस भी कहा जाता है, जिसे वियना कांग्रेस भी कहा जाता है, जिसे वियना कांग्रेस भी कहा जाता है, इसे ही वियना की संधि भी कही जाती है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। यानी हमारा देखिए, तो 1821 ईस्वी, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि 52 वर्ष की आयु में 1821 ईस्वी में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा सर, हमारा करेक्ट आंसर होगा 52 वर्ष की आयु में 1881 ईस्वी में, सॉरी 1821 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई, तो सर हमारे नेपोलियन साहब की मृत्यु हो गई। याद रहेगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सर, नेपोलियन का जन्म कब हुआ। तो नेपोलियन का जन्म हुआ सर, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। आप गांधी जी के बारे में जानते हैं क्या, गांधी जी के बारे में जानते हैं सर। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को किसकी, तो गांधी जी की जन्म हुई थी, है कि नहीं। उसी से 100 साल पहले, बिल्कुल उसी से 100 साल पहले 1769 ईस्वी में नेपोलियन की जन्म हुई थी। नेपोलियन का जन्म कब हुआ, तो सर हम कहेंगे क्या, 1769 ईस्वी में। याद रहेगी आपको। चलिए क्लियर करते जाइएगा। यदि आपको समझ में नहीं आए, यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आई, आप क्या करेंगे, उसी वीडियो को दोबारा से देख लेंगे, आपका सारा का सारा जो डाउट होगा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है सर क्या, अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित कर दिया। तो अभी अभी तो हम पीछे बताए थे ना आपको जी कि क्या, तो क्या 1801 ईस्वी में तो हो ही नहीं सकता, 1789 ईस्वी में तो फ्रांसीसी क्रांति हुई, है कि नहीं। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई और 1793 ईस्वी में उन्हें ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया, है कि नहीं। यानी उन्होंने 1804 ईस्वी में खुद को क्या कर दिया, खुद को फ्रांस का क्या कर दिया, फ्रांस का शासक, फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। याद रहेगी सर, ये बात आपको याद रहेगी। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 1804 ईस्वी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन नहीं है सर हमारे पास, अब हमारे पास अगली टॉपिक है। और अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले क्या है, अगली टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्ट 4 यानी वियना कांग्रेस। और वियना कांग्रेस के बारे में, वियना कांग्रेस सर ऐसी, यदि वियना कांग्रेस की बात करें तो सर ये यूरोप में एक अलग ही मोड़ लेके आई। यहां सर क्या हुई, तो डिटेल से बताना यदि मैं आपको शुरू कर दूं, तो वियना कांग्रेस जब हुई, जब वाटरलू की लड़ाई हो गई, और वाटरलू की लड़ाई के बाद, वाटरलू की युद्ध के बाद क्या हो गया सर, नेपोलियन का पतन हो गया। नेपोलियन का क्या हो गया, नेपोलियन का पतन हो गया, है कि नहीं। नेपोलियन का पतन हुआ यानी नेपोलियन युग क्या हो गई, समाप्त हो गई। नेपोलियन युग समाप्त हुई वाटरलू की लड़ाई के बाद। और वाटरलू की लड़ाई में जिन जिन राष्ट्रों ने क्या किया था, तो साथ दिया था, किसका, तो ऑस्ट्रिया की।
यानी जिन जिन राष्ट्रों ने नेपोलियन को परास्त करने की कोशिश की थी और परास्त की थी, उन सभी राष्ट्रों ने एक साथ मिलकर ऑस्ट्रिया की राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी में एक सभा बुलाई। क्या बुलाई? एक सभा बुलाई, एक सम्मेलन बुलाई। और उस सम्मेलन में सर, उस सम्मेलन में क्या हुआ? उस सम्मेलन में उन लोगों ने एक संधि की, जिसे सर वियना की संधि के नाम से जाना जाता है। जिसे किस संधि के नाम से जाना जाता है? वियना की संधि के नाम से जाना जाता है, और उसे वियना समझौता के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस वियना समझौते का मकसद कुछ और था सर। मच्छर भागो, भागो मच्छर। हाँ चलिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? तो सर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? तो वियना थी, याद रहेगी। और सर हम बात करें आगे, तो उन सभी राज्यों ने या उन सभी राष्ट्रों ने एक साथ मिलकर, इनमें मुख्य प्रमुख कौन कौन से थे? तो प्रमुख राष्ट्र थे, इनमें प्रमुख राष्ट्र थे ऑस्ट्रिया, प्रसा, ग्रेट ब्रिटेन, रूस। ठीक, इतने सारे देश क्या थे सर? इतने सारे देश, ये कुछ प्रमुख देश थे जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सर इसकी हम कहेंगे कि ये वियना समझौता की अध्यक्षता किसने की? वियना समझौता की अध्यक्षता किसने की? तो हम कहेंगे वियना समझौता की अध्यक्षता किसने की? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर। वियना समझौता के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था सर। कौन था? मेटरनिक। यदि मैं चांसलर शब्द की यदि बात करूं, अगर मैं चांसलर शब्द की बात करूं, तो सर चांसलर का अर्थ क्या होता है? चांसलर का अर्थ सर समझिए कि देश में सबसे प्रमुख, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति, देश का सम्राट कह सकते हैं, या सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कह सकते हैं। वरिष्ठ व्यक्ति कह सकते हैं, या फिर हम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं सर, है कि नहीं? प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। यानी चांसलर का अर्थ होता है सर देश का सबसे बड़ा व्यक्ति, है ना? या फिर सब हम कह सकते हैं कि उच्च पद पर स्थित व्यक्ति, है ना? अब हम बात करें आगे, तो सर ऑस्ट्रिया के इतने बातों को यदि मैंने आपको बता दिया और इतने बात यदि आपको समझ में आई, तो सर इनका मकसद क्या था पता है आपको? तो वियना समझौता का मकसद था सर, कहा जाता है कि वियना समझौता का मकसद क्या था? वियना समझौता का मकसद यूरोप में उन व्यवस्थाओं को, यूरोप में उन व्यवस्थाओं को पुनर्जागृत करना, पुनर्जागृत करना पुनर्जागृत करना जिन व्यवस्थाओं को किसने? तो सर हम कहेंगे नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था या ध्वस्त कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। याद रहेगी ये बात आपको? हाँ सर बिल्कुल सही बात है कि इन लोगों का मकसद यही था कि उन यूरोप में पुनः
उसी व्यवस्था की शुरुआत करना, उसी व्यवस्था को लाना जिस व्यवस्था को सर नेपोलियन ने क्या कर दिया था, अस्त व्यस्त ध्वस्त कर दिया था, है कि नहीं। चलिए देखते हैं आगे। यही है सर क्या, तो वियना की संधि। वियना की संधि में इतने सारे बहुत सारे देश मिले थे सर। इसका मकसद कुछ और भी, एक और मकसद बताया जाता है कि इसका मकसद था सर, यानी इसकी उद्देश्य क्या थी कि नेपोलियन के साथ देने वाले, यानी नेपोलियन का साथ देने वाले देश को, नेपोलियन का साथ देने वाले देश को दंड देना। नेपोलियन का साथ देने वाले व्यक्ति को दंड देना, और नेपोलियन का विरोध करने वाले व्यक्ति को, नेपोलियन का विरोध करने वाले व्यक्ति को, विरोध करने वाले व्यक्ति को, सॉरी व्यक्ति लिखा गया, देश को, राज्य को सम्मानित करना। क्या करना, सम्मानित करना। याद रहेगी ये दो टॉपिक, ये दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे। यही है सर वियना की संधि। इसे आप देख सकते हैं, वियना की संधि में बहुत सारे यूरोप के देश सम्मिलित हुए थे, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन थे, तो मुख्य रूप से सर ऑस्ट्रिया थी, है ना, मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया थी, प्रसा थी, रूस थी और ब्रिटेन थी। ठीक है, याद रहेगी। चलिए देखते हैं आगे कि क्या है वियना कांग्रेस के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। वियना कांग्रेस की बात हम करें तो, या वियना समझौता की बात करें, वियना कांग्रेस या वियना समझौता कब हुई, तो 1815 ईस्वी में, यानी वाटरलू की लड़ाई के बाद, यानी वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन का क्या हो गया, पतन। नेपोलियन का पतन हो गया। और नेपोलियन का पतन सर जैसे हुई तो 1815 ईस्वी में इन सभी देशों ने मिलकर क्या की, एक समझौता की, एक सभा बुलाई। और देख रहे हैं 1815 ईस्वी में हुए वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार होने के बाद नेपोलियन का पतन हो गया। क्या हो गया, नेपोलियन का पतन हो गया। और 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, कहां पर, तो 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप की सारी शक्तियां, जैसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, ऐसे बहुत सारे देश एकत्र हुए, है ना, एकत्रित हुए। और फिर यूरोप में वही व्यवस्था शुरू हुई जिसे नेपोलियन ने क्या कर दिया था, जिसे नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था, है कि नहीं। आपको याद होगी कि लुई 16वां के द्वारा, और बोलते उसके बाद बुर्गो वंश के शासकों के द्वारा लगाए गए वो सारे कानून, जैसे सामंती व्यवस्था, वर्गवाद, ऐसे बहुत सारे व्यवस्था को क्या, किसने खत्म कर दिया था, नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। और इनका उद्देश्य क्या था, उन्हीं व्यवस्थाओं को दोबारा से शुरुआत करना, है ना, यानी दोबारा से चालू करना। अब हम बात करें, आप देख रहे हैं वाटरलू की लड़ाई कितनी खतरनाक थी, है ना। यही है सर वाटरलू की लड़ाई के कुछ दृश्य जो हमें कुछ सूत्रों से मिले हैं, है ना, हालांकि हम भी नहीं थे उस समय। यानी वाटरलू की लड़ाई के समय के कुछ दृश्य हैं। अब हम बात करते हैं सर कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। मैंने आप लोगों को बता भी दिया ये बात कि ऑस्ट्रिया के चांसलर वॉन मेटरनिक ने क्या किया, तो सर इस समझौता की, वियना के समझौता की मेजबानी यानी अध्यक्षता की थी। याद रहेगी बात आपको
कि चांसलर का, इसका मतलब सर आपके मन में दौड़ रहा होगा चांसलर शब्द। तो चांसलर शब्द जो आपके दिमाग में कीड़ा की तरह काट रहा है, तो चांसलर का अर्थ होता है सर कुछ देशों में जैसे जर्मनी और ऑस्ट्रिया में चांसलर यानी सरकार के प्रमुख होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कह सकते हैं, या फिर जैसे राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, या फिर जहां सेना, कोई देश ऐसा होता है सर जहां सैन्य प्रमुख देश होती है वो, है ना, वो ऐसे देशों में सेना का प्रमुख भी हो सकता है कि नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं सर, कहा जाता है कि वियना समझौता पूरे यूरोप में, वियना समझौता पूरे यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए, क्या करने के लिए, तो शांति स्थापित करने के लिए किया गया था, लेकिन जिसे नेपोलियन के युद्धों ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इनका कहना था कि नेपोलियन ने क्या कर दिया है, तो यूरोप में शांति व्यवस्था को भंग कर दिया है, समाप्त कर दिया है। और इन लोगों का कहना था, वियना समझौता में सम्मिलित लोगों का कहना था कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम जो जिन नियमों को या जिन व्यवस्थाओं को नेपोलियन ने समाप्त कर दिया है, उन्हीं व्यवस्था को हम दोबारा से चालू कर रहे हैं, है ना, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे। यही है हमारे नेपोलियन, सॉरी यही है मेटरनिक, नेपोलियन नहीं, नेपोलियन को तो पीछे हम दिखा ही चुके हैं, ये है सर नेपोलियन। और सर एक बात और, यदि आपको ये टॉपिक, क्योंकि ऐसा होता है कि सर जब पिछला टॉपिक आपको नहीं समझ में आया होगा, पिछला टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा, तब तक अगली टॉपिक आपको समझ में नहीं। अब कोई बच्चा आज हमारे पहले क्लास में, आज हमारी एक क्लास पहली बार कर रहे होंगे, तो उन्होंने तो सर नेपोलियन के बारे में जाना नहीं होगा, उन्होंने लुई 16वां के बारे में जाना नहीं होगा, तो वो तो कह रहे होंगे सर गाना गा रहे हैं, है ना, सर अपने मन से डिंग हाँक रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे, इस वीडियो के खत्म होते ही आप पीछे से हमारे पूरे की पूरी वीडियो देख लेंगे, पार्ट 1 से पूरा का पूरा वीडियो देख लेंगे, इंट्रोडक्शन से ही पूरा का पूरा वीडियो देख लेंगे, आपका सारा का सारा टॉपिक हो जाएगा क्लियर, सारे के सारे आपके डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। ओके, अब हम बात करते हैं सर आगे। यही है सर मेटरनिक, ये कौन है, यही है मेटरनिक, ठीक है। अगली बार आगे हम बात करें तो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, यानी उन लोगों ने जो नेपोलियन द्वारा लागू की गई कुछ व्यवस्थाओं को समाप्त करना चाहा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सही मायने में इसका मकसद क्या था, शांति व्यवस्था स्थापित नहीं करना था, इसका मकसद कुछ और था। इसका मकसद नेपोलियन के सहयोगियों को सजा देना और नेपोलियन के विरोधियों को क्या करना, सम्मान देना, यानी नेपोलियन के सहयोगियों को सजा देना और इनको सम्मान देना था, है ना। और गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांसीसी क्रांति की देन थी, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांसीसी क्रांति की देन थी, उसका विरोध, यानी फ्रांसीसी क्रांति में किसने भाग लिया था, तो हम कहें नेपोलियन ने भी भाग लिया था। अब हम कहेंगे कि सर जो, यानी इनका सीधा मकसद यही था कि जो भी काम नेपोलियन करके गया है हम उसका उल्टा कर देंगे, या फिर जो पहले से हो रही थी उन्हें हम क्या करेंगे, दोबारा से चालू कर देंगे। अब है कि गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांसीसी क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था की क्या थी, उद्देश्य थी, है ना, याद रहेगी आपको। और अतः क्या है, वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की क्या हो गई, शुरुआत हुई। यानी वियना सम्मेलन के साथ ही क्या हो गई, तो वियना सम्मेलन के साथ ही यूरोप में क्या हो गई, यूरोप में नेपोलियन युग का क्या हो गया, अंत, और मेटरनिक युग की क्या हो गई, मेटरनिक युग की शुरुआत हो गई। याद रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम कि क्या है सर। वियना की संधि के अनुसार यूरोप में राजनीतिक मानचित्र में कई फेरबदल किए। क्या किए गए कि यूरोप के मानचित्र में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे फेरबदल, जो काम कि नेपोलियन, देखिए नेपोलियन ने जर्मन महासंघ करके,
जर्मन महासंघ करके 39 राज्यों का एक समूह खड़ा किया था। कितने राज्यों का? 39 राज्यों की एक समूह खड़ा की थी, है ना। 39 राज्यों की एक समूह खड़ा की थी, किसने? नेपोलियन ने, जर्मन महासंघ नाम करके, है ना। और इनका देखिए कि क्या है, वियना की संधि के अनुसार यूरोप में राजनीतिक मानचित्र में बहुत सारे फेरबदल किए गए हैं। बहुत सारे जो जिन भी राज्यों को इन्होंने जीता था, जिन भी राज्यों को किसने? तो नेपोलियन ने जीता था। इन सभी राज्यों को वो जीत चुके थे। इन सभी राज्यों को, जितने भी राज्यों को उन्होंने जीता था ना सर, उन सभी राज्यों को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना और उनसे अलग करना, यानी फ्रांस को एक निर्बल देश बना के छोड़ देना ही इनका मकसद था, है ना। यानी सर वियना संधि के अनुसार यूरोप के कई राजनीतिक मानचित्र में कई फेरबदल किया गया। और जिसमें पहला, ध्यान से सुनिएगा, है ना। वैसे मैंने टॉपिक वाइज कर दिया है, पहला दूसरा, नहीं तो आप बोर भी हो जाते हैं, है ना। पहला सर, पराजित फ्रांस को नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों को वापस लौटाने को कहा गया। नेपोलियन को क्या कहा गया कि आपने फ्रांस में जितने भी देश को जीता है, आप उन्हें पहले वापस कर दो, आप उन्हें वापस करो। और भविष्य में यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्रांस के सैनिक प्रसार को क्या कर दिया, यानी फ्रांस के सैन्य व्यवस्था को स्थिर कर दिया, यानी उस पर अंकुश लगा दिया। अंकुश लगाने के लिए उसके चारों ओर नए राज्यों का क्या कर दिया, घेरा लगा दिया। देखिएगा कि यूरोप के चारों ओर क्या कर दिया, नए, ये सभी छोटे छोटे नए राज्यों की क्या कर दी, घेरा लगा के रख दिया, ताकि क्या हो कि यूरोप कभी भी फ्रांस कभी भी खुद को शक्तिशाली न बता पाए, है ना, और कभी भी किसी दूसरे देश पर जाके अटैक न कर पाए, है कि नहीं। याद रहेगी आपको ये बात। चलिए आगे देखते हैं हम। अगली बात है कि क्या है कि उन्होंने यूरोप के चारों तरफ क्या कर दिया, घेरा, छोटे छोटे राज्यों का घेरा बना दिया। अब हम बात करते हैं प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमा पर। अब हम बात करते हैं आगे की, कि प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमा पर अनेक नए महत्वपूर्ण क्षेत्र दे दिए गए हैं। प्रसा कहाँ है, ध्यान से देखिएगा, प्रसा कहाँ है, तो ये है प्रसिया। और प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमा पर अनेक नए राज्य और अनेक नए महत्वपूर्ण क्षेत्र दे दिए गए, है ना। यानी उनके पश्चिमी सीमा पर, यदि आप लोग को नक्शा पे दिशा देखने नहीं आता है ना, तो हम आपको बता देते हैं सर। दिशा देखना बहुत आसान है सर। ऐसे करके प्लस बना लीजिएगा। उत्तर हमेशा, उत्तर सर ऊपर, उत्तर ऊपर, एकदम आसान। उससे उत्तर, उससे ऊपर। और जैसे ही ऊपर में सर उत्तर होगी तो नीचे में क्या होगी, दक्षिण। चलिए एक चीज अब आपकी क्लियर होगी। और आप नक्शा के तरफ यदि घूमेंगे तो सर आपके दाएं साइड में आ जाएगी पूर्व और बाएं साइड में आ जाएगी पश्चिम। क्लियर है, याद रहेगी आपको, दाएं साइड में पूर्व और बाएं साइड में पश्चिम। ये बात भी आप समझ लीजिए। तो उसके पश्चिमी सीमा पर, यानी इन पश्चिमी सीमाओं पर उन्हें छोटे छोटे कुछ क्षेत्र दे दिए गए, है कि नहीं। आप लिखा देखिए ध्यान से, प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमा पर अनेक नए और महत्वपूर्ण क्षेत्र दे दिए गए, है ना। आगे देखते हैं कि अब हम आगे देखें, ये सर कुछ ये मैप से, है ना, कि इटली पर प्रभाव बनाए रखने के लिए मेटरनिक ने उसे अनेक लघु राज्यों में, यानी छोटे छोटे राज्यों में तोड़ दिया। किस पे, तो इटली पर प्रभाव बनाए रखने के लिए, है ना। क्योंकि इटली जो है ना दोस्त, यूरोप का हमेशा, नेपोलियन के साथ हमेशा रहा और नेपोलियन ने इटली को जीत के एकदम बहुत विशाल बना दिया था। अब हम बात करें कि इटली पर प्रभाव बनाए रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई लघु राज्यों में विभक्त कर दिया, और जिसमें बता दें हम सर, सिसिली और नेपल्स को जो बुर्बो राजवंश था ना जी, बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। किसको दे दिया, फर्डिनेंड को दे दिया। सिसिली और नेपल्स का क्षेत्र किसको दे दिया, तो बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। और हम बात करें
रोम देख रहे हैं ना, सिसिली और नेपल्स, ये यहां होगी, देखिए सिसिली और ये सर, ये देखिए इधर होगी सिसिली, सैक्सोनी करके कुछ नाम होगा। हाँ देखिए, सिसिली और नेपल्स ऐसे ऐसे छोटे छोटे राज्य किसको दे दिए गए? तो फर्डिनेंड को दे दिया गया। सिसिली और नेपल्स राज्य किसको दे दिया गया? तो फर्डिनेंड को दे दिया गया। फर्डिनेंड को दे दिया गया। अब हम बात करें अगली बात, क्या है कि रोम तथा उसके निकटवर्ती राज्य पोप को दे दिया गया। पोप के बारे में आप लोग जानते होंगे। पोप के बारे में मैंने बताया था कि पोप क्या है सर? पादरी, जिसे पादरी भी कहा जाता है ना। यानी किसको दे दिया गया? पोप को दे दिया गया। कहाँ का क्षेत्र सर? तो हम कहेंगे रोम का क्षेत्र। रोम का क्षेत्र किसको दे दिया गया? पोप को दे दिया गया, है ना। इधर होगी रोम, देखिए ये है कि नहीं रोम। रोम का क्षेत्र किसको दे दिया गया? और रोम के आसपास का क्षेत्र ये है नेपल्स, सिसिली और नेपल्स किसको दे दिया गया? तो सिसिली और नेपल्स फर्डिनेंड को दे दिया। फर्डिनेंड को दे दिया। रोम का क्षेत्र पोप को दे दिया। किसको दे दिया? पोप को दे दिया। फिर हम बात करें सर, लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार बना रहा। लोम्बार्डी और ऑस्ट्रिया को कौन कौन सा अधिकार मिला? लोम्बार्डी और वेनेशिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया किसको दे दिया गया सर? तो ऑस्ट्रिया का अधिकार उस पर बना रहा। अब हम बात करते हैं आगे। यदि हम बात करें आगे, यदि हम बता दें आपको कि क्या है कि परमा, मोडेना और टस्कनी किसको दे दिया गया? तो हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। परमा, मोडेना और टस्कनी किसको दे दी गई? तो सर हैब्सबर्ग राजवंश को दे दी गई। और जिनोवा और सर्डिनिया आप देख रहे होंगे, इधर होगा जेनोवा। कहाँ थी जिनोवा? जेनोवा ये है जेनोवा। हाँ, तो जेनोवा और क्या कौन कौन सी थी? तो देखिए जेनोवा और सर्डिनिया किसको दे दी गई? तो जेनेवा और सर्डिनिया पिडमोंट के साथ के किसको? तो पिडमोंट को दे दिया गया। याद रहेगी आपको। हम बात करें दोस्त आगे, तो क्या है, रूस को पोलैंड का एक भाग दे दिया गया। रूस को क्या दे दिया गया? तो रूस को क्या दे दिया गया? तो रूस को पोलैंड का एक भाग दे दिया गया। बस इधर कहाँ गई रूस? हाँ, तो रूस को क्या दे दिया गया? तो रूस को सर पोलैंड का एक छोटा सा भाग दे दिया गया। रूस को पोलैंड का एक छोटा सा भाग देके, और फिर आगे वियना कांग्रेस में ब्रिटेन को क्या क्या दिया गया? ध्यान से देखिएगा। ग्रेट ब्रिटेन है ना जी, ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन, सॉरी ये ग्रेट ब्रिटेन है ना, उसको क्या क्या दिया गया? ध्यान से देखिएगा कि कहाँ गया? आगे होगी। हाँ, तो वियना कांग्रेस में ब्रिटेन को माल्टा, हेलिगोलैंड, आर्मेनियन द्वीप समूह, हेलिगोलैंड आर्मेनियन क्या है? आर्मेनियन द्वीप समूह तथा केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के बारे में आप जानते होंगे, आप बचपन में पढ़े होंगे क्लास 6-7 में, है ना, कि वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ आया था? वास्को डी गामा कहाँ आया था? तो भारत आया था। और भारत सर कहाँ से होते हुए आया? तो भारत जो आया ना सर, तो भारत वो पहले नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि उसे अफ्रीकी महाद्वीप की एक सबसे दक्षिणतम भाग है। अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम भाग है सर केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप
दक्षिणी कहाँ गया, हाँ ये है अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप, और यहीं से उन्हें रास्ता दिखाया गया था, है ना। अब्दुल हामिद करके ऐसा कोई व्यक्ति था, उन्होंने इन्हें रास्ता बताया कि आप इधर से चले जाओ, फिर आगे मतलब आगे चले जाओ, और या फिर सीधे चले जाओ, आप कहाँ मिल जाएगा, भारत चले जाओगे, और भारत में उन्होंने कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा पहुंचा, है ना। तो ये है सर केप ऑफ गुड होप, यानी ग्रेट ब्रिटेन को क्या क्या दे दिया गया, तो ग्रेट ब्रिटेन को माल्टा, हेलिगोलैंड, आर्मेनियन द्वीप समूह तथा केप ऑफ गुड होप दे दिया गया, है ना। हम बात करते हैं नेपोलियन द्वारा, क्या है कि नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों का एक समूह जिसे जर्मन महासंघ कहा जाता है। अभी अभी तो मैंने आपको बताया था ये बात कि सर नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों का एक समूह जिसे जर्मन महासंघ कहा जाता है। तो जर्मन महासंघ को नहीं क्या किया गया, तो उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। क्यों उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि सर वो एक राष्ट्रवादी वो मतलब कैसा जगह था, वो एक राष्ट्रवादी स्थान था, है ना। यानी वहां क्या है, इसे बनाए रखा गया। क्यों? क्योंकि इस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का प्रभाव बनाए रखा गया, क्योंकि जिससे राष्ट्रवादी भावना के विकास को नियंत्रित किया जा सके। यानी जो यूरोप में सर राष्ट्रवादी भावना पनप रही थी ना एकदम जोर से, उसको कंट्रोल में किया जा सके, उसको कंट्रोल में रखा जा सके। क्यों? यदि उसे कंट्रोल में नहीं रखेगा, फिर क्या है, धीरे धीरे मतलब समझते हैं ना आप, एक छोटी सी फोड़ा भी क्या हो सकता है, एक छोटा सा फोड़ा भी एक घाव बन सकता है। इसलिए उसे दबाना नहीं चाहता था ये, और इसे आराम से छोड़ दिया वैसा को वैसे ही, और अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया ने इस पे अपना अधिकार बनाए रखा था। अब हम बात करते हैं आगे कि आगे हम देखेंगे कि क्या है, इस व्यवस्था द्वारा नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना क्या है, तो इस व्यवस्था द्वारा नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास भी किया गया। यानी नेपोलियन ने जिन जिन राजवंशों को समाप्त किया था ना सर, उन सभी राजवंशों को दोबारा से जागृत करने का प्रयास भी किया गया। फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश का राज्य स्थापित हुआ। फ्रांस और स्पेन में क्या हुआ, बुर्बो राजवंश का राज्य फिर से स्थापित हुआ, और पुनः लुई 18वां को राजगद्दी मिली। किसको? लुई 18वां को क्या मिल गई? राजगद्दी मिल गई। लुई 18वां के बारे में यदि हम आपको बता दें, तो लुई 18वां किस राजवंश के थे? बुर्बो राजवंश के थे। लुई 18वां की यदि मैं बात बता दूं, ये किस राजवंश के थे? ये बुर्बो राजवंश के थे। और एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए, कि प्रवासी यूरोप का प्रवासी राजा किसे कहा जाता है, या यूरोप में, या यूरोपीय क्रांति यूरोपीय क्रांति के समय प्रवासी राजा किसे कहा जाता है? तो आप जानेंगे सर कि किसे, तो हम कहेंगे सर लुई 18वां को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लुई 18वां को कहा जाता है। याद रखेंगे आप इस बात को। तो हम क्या कर रहे हैं कि बुर्बो राजवंश का, ये लुई 18वां किस राजवंश का था? तो बुर्बो राजवंश का था। और नेपोलियन का जब शासन चल रहा था सर, ये भटकता जा रहा था, हमेशा ये भटक रहा था। ये भटकना ही इनका क्या था कि ये कहीं स्थिर नहीं रह पा रहा था, और ये भटकता ही जा रहा था, है ना। तो भटकने के कारण नेपोलियन के काल में भटकने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें प्रवासी राजा भी कहा जाता है। प्रवासी राजा कहा जाता है। याद रहेगी आपको। अब हम बता दें आपको इसके बारे में और डिटेल में, तो इसकी जन्म कब हुई थी? 1755 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी।
1755 ईस्वी में जन्म हुई थी और इन्हें 1815 ईस्वी में फ्रांस का राजा बनाया गया। कहाँ कब बनाया गया? तो वियना समझौता के दौरान 1815 ईस्वी में फ्रांस का राजा इन्हें बनाया गया। ये बात याद रखिएगा आप। तो इटली क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश का राज्य स्थापित हुआ। भागो यहां से मच्छर कहीं के। हाँ, तो क्या है कि इन्हें यानी बुर्बो राजवंश को दोबारा से स्थापित किया गया और जहां किसको गद्दी दी गई? तो 18वां लुई 18वां को राजगद्दी दी गई, है ना। और इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। इटली की क्या, तो अभी तो हम पीछे जाने थे कि इटली पर ऑस्ट्रिया की जो अधिकार थी वो बरकरार रही। अप्रत्यक्ष रूप से है ना, अप्रत्यक्ष रूप से इटली पर ऑस्ट्रिया का अधिकार क्या रहा? ऑस्ट्रिया का अधिकार बरकरार रहा, है ना। यानी ऑस्ट्रियाई राज परिवार का सत्ता सौंपी गई, है ना। बात करें हम आगे लुई 18वां की, तो यही है सर लुई 18वां। देख लीजिए लुई 18वां को ध्यान से, मोटू सेठ को। अब क्या है, 18वां लुई फ्रांस का शासक था, है ना। ये फ्रांस का शासक कब बना? तो 1814 ईस्वी से 1824 ईस्वी तक ये फ्रांस का शासक रहा। कब से कब तक? तो 1814 ईस्वी यानी वियना समझौता से लेकर ये 1824 ईस्वी तक रही, है ना। 1824 ईस्वी तक ये फ्रांस का सम्राट रहा। अब आगे बात करें 18वें लुई का जन्म कब हुआ है? तो 17 नवंबर 1815 ईस्वी को इसका जन्म हुआ। और क्रांति और नेपोलियन के समय में ये क्या चल रही थी? तो फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी। फ्रांसीसी क्रांति जब चल रही थी और नेपोलियन युग की शुरुआत हुई, तब ये क्या था? तो देश में भटकता रहा था और इसी कारण इसे प्रवासी राजकुमार या प्रवासी राजा कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? तो प्रवासी राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्त वियना कांग्रेस में मेटरनिक ने चार महाशक्तियों को मिलाकर, जिसमें ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन और रूस, इन 4 शक्तियों को मिलाकर मैत्री योजना लाया था। कौन सी योजना? तो चतुर्राष्ट्रीय मैत्री योजना लाया था, और जिसके तहत इन्होंने सभी देशों के साथ एक संधि की थी और कहा था कि हम सभी देश क्या है, एक साथ रहेंगे और आपस में कभी नहीं लड़ेंगे और यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। और ये मेटरनिक की बात हो गई। मेटरनिक ने कौन सी योजना लाई थी? तो चतुर्राष्ट्रीय मैत्री योजना लाई थी। फिर हम आगे बता दें सर इसके बारे में, तो रूस के जार का अर्थ जानते हैं? जार का अर्थ सर, जार का अर्थ होता है, राजा या फिर सम्राट, है ना। तो जार या सम्राट नीचे लिखा हुआ यो क्या है? तो रूस के जार अलेक्जेंडर ने पवित्र संघ की स्थापना की। कौन सी संघ की स्थापना की? तो पवित्र संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो पवित्र संघ की स्थापना की, याद रखिएगा। पवित्र संघ की स्थापना की। और हाँ, तो पवित्र संघ की स्थापना की। और जार का मानना था यूरोप के सभी सम्राट एक दूसरे के भाई तुल्य हैं, यानी हम सभी क्या है, एक दूसरे के भाई है और हम सभी लोग भाईचारा बना के रखेंगे। इनका कहना था कि यूरोप के सभी सम्राट क्या है, भाई तुल्य है। कौन से सम्राट? जिन्होंने मेटरनिक का साथ दिया और वियना समझौता में सम्मिलित हुआ, वही सब, है ना। चलिए अब क्या है, अतः यानी दूसरा कोई को शामिल नहीं करेगा, जिन्होंने उसका साथ दिया, है ना। जो अच्छाई करे तो भी, बुराई करे तो भी, जिन्होंने उसका साथ दिया। ऐसे ही है, हमारे भी कुछ दोस्त हैं जिनके सामने उनके बुराई में अच्छा कहो तो अच्छा है, अगर उन्हें मना कर दो तो उन्हें लगता है सीधा कि अब हम उनके दुश्मन हो गए, है ना। कॉल वगैरह सारा बंद, नंबर ब्लॉक लिस्ट में चला जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो सर दोस्ती ऐसी नहीं होती है सर,
दोस्ती का मैं छोटा सा बात बता दूं आपको, तो दोस्ती ऐसी नहीं होती है सर। दोस्ती का अर्थ होता है सर एक दूसरे को बुराई में, मतलब बुराई में जाने से रोको, दोस्त का हमेशा भला सोचो। तो कभी कभी आजकल की दोस्ती ऐसी नहीं है। आजकल के दोस्त होते हैं सर, उनके साथ दारू पियो, उनके साथ मांस खाओ, उनके साथ दौड़ो, उनके साथ घूमो, हमेशा इधर उधर घूमते रहो, लफुआगिरी करते रहो, तो उनके लिए हम अच्छे दोस्त हैं। और यदि हम उनके अच्छे में या उनके अच्छाई के लिए उन्हें कुछ खरी खोटी सुनाए या कुछ कहे, तो उन्हें लगता है कि सर हम उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आजकल की दोस्ती ऐसी हो चुकी है। कोई बात नहीं। अतः क्या है, अतः आवश्यकता पड़ने पर सभी सम्राट एक दूसरे की सहायता करेंगे। यानी कब किन्होंने कहा, तो जार अलेक्जेंडर ने कहा, जार अलेक्जेंडर, रूस के जार अलेक्जेंडर ने कहा कि हम सभी भाई तुल्य हैं और हम सभी आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे का क्या देंगे, साथ देंगे। सर जार का अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, जार का अर्थ होता है, रूस में जार का अर्थ होता था राजा या सम्राट, जो रूस का शासन करता है, जो रूस पर क्या करता था, तो शासन करता था। याद रखिएगा ये बात, है ना। कि सर पूछा जाता है सीधा सीधा ये क्वेश्चन कि सर रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है, आपको पता है कि रूस में जार का अर्थ होता है राजा या फिर सम्राट, जो रूस पर शासन करता है। अब हम बात करें वियना कांग्रेस के अधीन ही यूरोप में सभी राजाओं को एक साथ मिलाकर रखने और शांति स्थापित करने के लिए यूरोपीय कंसर्ट किसकी, तो यूरोपीय कंसर्ट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, यूरोपीय कंसर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, याद रहेगी आपको ये बात। अब हम चलते हैं आगे अपने बुक के कटआउट के सामने। तो देखते हैं, देखिए कोई भी जो भी टॉपिक्स है, जो भी बातें होती है, तो हम सर बुक से ही लेते हैं। इसीलिए प्रूफ देने के लिए सर हम बुक को लगाना, क्योंकि अक्सर कुछ टीचर होते हैं कि ऐसा होता है कि सर हम लोग जब पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग तो सर अभी नए नए स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो क्या होता है कि सर कुछ यूट्यूबर्स हमेशा दूसरों को ब्लेम करने में, दूसरों को दबाने में लगे होते हैं। कुछ लोग, है ना, हम किसी को सर टारगेट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं क्या कि तुमने मेरा कंटेंट चुराया, तुमने मेरा, ऐसा नहीं है सर। हम लोग खुद से मेहनत करते हैं पूरी पूरी रात, आपको कभी कभी दिखाएंगे भी। अभी समय है, आप लोग धीरे धीरे पढ़ते चलो। यदि दोस्त हम लोग से पढ़ना आपको अच्छा लगता है ना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आप पे ही पहुंचे, है ना। तो आप बुक में आप देख सकते हैं कि नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की क्या है, यूरोप की क्या हुई, विजयी शक्तियां, जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी में ये सभी लोग, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पर, वियना में, सारी 1815 ईस्वी में सभी एकत्र हुए, और जिनका उद्देश्य क्या था, यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था, और जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था, है कि नहीं। क्या है, परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ थे कि जनतंत्र और प्रजातंत्र, यानी जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। और सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर किसने की थी, मेटरनिक ने की थी। किसने की थी, तो मेटरनिक ने की थी। ये बात भी मैंने आपको बताया ही है। तो मेटरनिक ने इसकी मेजबानी की थी। हम बात करते हैं कि मेटरनिक कैसा व्यक्ति था। तो मेटरनिक की यदि हम बात करें, तो मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था, तो घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, है कि नहीं। ये सर प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद का कट्टर विरोधी था। कैसा था सर, कट्टर विरोध। सर इतिहास जो है ना सर, इतिहास की यदि मैं आपको बता दूं बात, तो इतिहास कोई सब्जेक्ट नहीं है। इतिहास को यदि आप दिमाग पे लोड लेके पढ़ोगे ना, कभी भी आप नहीं पढ़ पाओगे सर, बोर हो जाओगे।
मेरा मानना है कि इतिहास को यदि आप सब्जेक्ट मान के पढ़ रहे हो तो बोर हो जाओगे, तो कहोगे सर बोरा गए हैं क्या कि आप कह रहे हैं कि इतिहास आप कह रहे हैं इतिहास सब्जेक्ट नहीं है। ऐसी बात नहीं है सर। इतिहास को यदि हम कहें तो ये कहानियों की एक समूह है, जो जब जब कोई घटना घटी है, जब जब कोई कहानी बनी है, जब जब कोई घटना हुई है, उन सभी को सर एक बुक में रख दिया गया है। और उसी को ही यदि हम, जैसे एक राजा था एक रानी थी, ऐसे ही ना आप कहानी सुनते हो दोस्त, राजा का जन्म हुआ था, रानी की जन्म हुई थी, राजा का बेटा था, रानी की बेटी थी, ऐसे ही ना आप कहानी सुनते हो। यही तो दोस्त कहानी है और यही तो इतिहास है। मुख्य रूप से यदि हम समझा दे आपको दोस्त, तो ऐसा यही इतिहास है, बस कहानियों का एक समूह है। आप इसको कहानी की तरफ पढ़ते जाओ, दिमाग पे लोड नहीं लेना है, एक बार दो बार पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगा। ये कहानियों की समूह है, इसको ज्यादा दिमाग पे लोड लेके पढ़िएगा तो पता चलेगा जो पिछला याद है वो भी भूल जाइएगा, दूसरा सब्जेक्ट है वो भी खिचड़ी हो जाएगी, है ना। बस आराम से कहानी की तरह इसको पढ़ते जाइए, लपेटते जाइए, कहानी की तरह सुनते जाइए, मजा आ जाएगा, आप पढ़ भी लेंगे, है ना। बात करें तो इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां क्या हुई थी, तो वियना की राजधानी में, वियना राजधानी में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सभी लोग सम्मिलित हुए थे, है ना, मिले थे। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यूरोप के ऊपर शांति संतुलन स्थापित करना, है ना। और देख रहे हैं ना, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और गणतंत्र तथा प्रजातंत्र जो फ्रांसीसी क्रांति की क्या थी, देन थी, जो फ्रांसीसी क्रांति की देन थी, जो फ्रांसीसी क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। पुरातन व्यवस्था को क्या करना, जो राजा महाराजा के व्यवस्था थे उन्हीं व्यवस्था को दोबारा से शुरुआत करना। हम बात करते हैं, बस हो गया सर, इधर इतना ही है, बस 2 पीपीटी और कोई एक पीपीटी है, बस क्वेश्चन है उसके बाद। हाँ, तो क्या है कि सर उसका विरोध करना तथा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की क्या हो गई, तो मेटरनिक युग की शुरुआत हो गई। और प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, है ना। जैसे फर्डिनेंड को क्या दे दिया गया, सिसिली और नेपल्स का क्षेत्र बुर्बो राजवंश के फर्डिनेंड को दे दिया गया। रोम और उसके आसपास के क्षेत्र पोप को दे दिए गए। और लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार बरकरार रखा गया। और परमा, मोडेना और टस्कनी पर क्या है, परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए। और उसके बाद तथा जेनेवा और सर्डिनिया पिडमाउंट को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, तो पिडमाउंट को दे दिया गया, याद रहेगा, पिडमाउंट को दे दिया गया। और पिडमाउंट राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। और जर्मनी में जो 39 रियासतों का महासंघ कायम किया था, किसने, नेपोलियन ने 39 राज्यों की एक समूह स्थापित की थी ना, जो जर्मन महासंघ के नाम से जाना जाता है ना। उसे ही क्या किया था, तो उसे ही उन्होंने बरकरार रखा था। ऑस्ट्रिया का अधिकार उस पर क्या था, तो बरकरार रखा गया था, है ना, स्थापित किया गया। और फिर कहा गया, तो अब हम संभवतः प्रयास किया गया कि उनसे राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे, उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे, यानी उन्हें दबा के ही रखा गया। अब हम बात करें कि मेटरनिक ने, यानी उन्हें छेड़ने की कोशिश नहीं की गई, है ना। कहा गया ये, मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। और इस तरह वियना सम्मेलन में प्रतिक्रियावादी शक्तियों की क्या हुई, विजयी हुई। लेकिन यह व्यवस्था स्थायी साबित नहीं हुआ और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का फिर से प्रसार हुआ, जिससे यूरोप में लगभग सभी देश क्या हुए, प्रभावित हुए।
रुकिए ना सर, 1 मिनट रुकिए ना। और फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बूर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां को क्या कर दिया गया, फिर से राजा बनाया गया, फ्रांस का राजा बनाया गया। और उसने क्या की, उसे ही फिर से क्या कर दिया गया, तो फ्रांस का राजा दोबारा बनाया गया। उसके बाद यदि हम बात करें तो उसने प्रतिक्रिया, ठीक कहाँ गया, तो हाँ, उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया और उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र, कौन से घोषणा पत्र, संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे, है ना। और चार्ल्स दशम के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन क्या किए गए, तो कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 ईस्वी की क्रांति के रूप में सामने आया। और अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी यानी 1830 ईस्वी की क्रांति, है ना। 1830 ईस्वी की पुनः जो फ्रांस में क्रांति हुई थी 1830 ईस्वी में, तो 1830 ईस्वी, सर क्या, रुकिए ना महाराज, 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, है ना। अब हम बात करें आगे, तो सर हमारा अगला, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो वियना समझौता कब हुआ, तो वियना समझौता आप लोगों को पता है कि वियना समझौता कब हुआ, 1815 ईस्वी में हुई। कब हुई वियना समझौता, 1815 ईस्वी में हुई, याद रखिएगा। तो 1789 ईस्वी में क्या हुई, 1789 ईस्वी में क्या हुई, तो हम कहेंगे सर 1789 ईस्वी में क्या हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई, याद रखेंगे आप, है ना। और आगे हम बात करें फिर कि वियना समझौता की अध्यक्षता किसने की थी, तो वियना समझौता की अध्यक्षता किसने की थी, क्या नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी, नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट तो फ्रांसीसी का क्या है, तो उन्होंने वो जो है फ्रांस में क्या थे, तो फ्रांस के वो शासक बने थे 1804 ईस्वी से 1817 ईस्वी तक, 1814 ईस्वी तक वो फ्रांस के शासक रहे हैं। यानी अध्यक्षता किसने की थी, वियना समझौता की अध्यक्षता मेटरनिक ने की थी, है ना। हम बात करें आगे, तो मेटरनिक युग किस वर्ष से शुरू हुआ, तो मेटरनिक युग कब से शुरू हुआ, 1815 ईस्वी से मेटरनिक युग की शुरुआत मानी जाती है ना। अब हम बात इसके डिटेल की, इसकी कुछ डिटेल है ना। अब बात करते हैं हम चतुर्राष्ट्रीय मैत्री योजना किसने प्रस्तुत किया था, तो मेटरनिक ने ही चतुर्राष्ट्रीय मैत्री योजना प्रस्तुत किया था। लुई 18वां तो होगा नहीं, लुई 16वां तो होगा नहीं, और इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता, यानी इनमें मेटरनिक ने ही क्या किया, इसका शुरुआत किया। हम बात करते हैं वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी, आपको पता है वाटरलू की लड़ाई 1814 ईस्वी में हुई। और यहाँ क्या हुआ, किसके किसके बीच हुई, तो यूरोप के कुछ प्रमुख शक्तियों के बीच और एक तरफ नेपोलियन अकेला, एक तरफ नेपोलियन। इसमें इस युद्ध में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई और यूरोप की कुछ प्रमुख शक्तियों की विजय हुई। और फिर वाटरलू की लड़ाई के बाद नेपोलियन को बंदी बना लिया गया और कहाँ रख दिया गया, हेलेना नामक टापू पर रख दिया गया। इसे कहाँ रख दिया गया, तो बंदी बना के हेलेना नामक टापू पर रख दिया गया। 1814 ईस्वी में इसकी हार हुई और फिर 1815 ईस्वी में क्या हुई, तो 1815 ईस्वी में वियना समझौता हुई, है ना। क्या हुई, तो वियना समझौता हुई, याद रहेगी आपको। तो हमारा करेक्ट आंसर 1814 ईस्वी है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वियना की संधि का उद्देश्य क्या था, तो वियना की संधि का उद्देश्य पढ़ लेते हैं। नेपोलियन द्वारा समाप्त की गई व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना, चलिए एक बात तो सही है। नेपोलियन के साथी राज्यों को साझा देना और विरोधी क्या है,
विरोधियों को पुरस्कृत करना, बिल्कुल ये भी सही बात है। यूरोप में फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू करना, बिल्कुल ये भी सही बात है। यानी इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आज हमारी क्वेश्चन और आज हमारा चैप्टर टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।